इनकलाब की राह पर। सन 1921 आते आते देश में आजादी की लहर काफी तीव्र हो उठी थी। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया। लोग विदेशी सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए घर से बाहर निकलने लगे। विदेशी चीजों का बहिष्कार कर स्वदेशी चीजों को अपनाने लगे। बड़ी संख्या में धनी परिवारों ने अपने घरों से विदेशी चीजों, कपड़े लत्तों को निकाल बाहर कर दिया। सड़कों पर उनकी होली जली। ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। उस समय तक चंद्रशेखर की सोच और जज्बा दोनों ही काफी विकसित हो चुका था। स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। भारतीयों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार करते हुए उन दुकानों पर धरना प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया था जहां विदेशी चीजें बिकती थीं। कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर ब्रिटिश सरकार सख्ती से हरकत में आई। उसने विदेशी चीजें बेचने वाली दुकानों पर धरना प्रदर्शन करने वालों को पकड़ धकड़ शुरू कर दमन करना शुरू कर दिया। पुलिस दमन चक्र चलाते हुए आंदोलनकारियों पर जगह जगह लाठीचार्ज कर रही थी, गिरफ्तारियां कर जेलों में डाल रही थी। जितना ही पुलिस का दमन चक्र चल रहा था, उतना ही भारतीयों का रोष बढ़ता जा रहा था। लोग राष्ट्रीयता की भावना से भरते जा रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जबकि माओ ने अपने लालों को आंचल के साए में छुपाने के बजाय घर से बाहर निकाल उन लोगों का साथ देने को कहना आरंभ कर दिया जो कि प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते गुजरते होते थे। स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी भी सत्याग्रह आंदोलन में उतर आए और एक दिन चंद्रशेखर को भी इस बात का सुअवसर मिल गया था कि वह अपने स्कूल के 10-12 साथियों के साथ सत्याग्रहियों के निकलते जुलूस में शामिल हो गए। पुलिस ने सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया। भगदड़ मची। चंद्रशेखर चूंकि बड़ों के पीछे थे, बड़े जब भागे तो अपने साथियों के साथ वह भी पीछे कदम सरका बैठा। परंतु उसी क्षण उसके विवेक ने कहा, यह क्या चंद्रशेखर, कदम पीछे हटाने के लिए जिंदाबाद कहते हुए कदम आगे नहीं बढ़ाया था। पर अब क्या हुआ? पुलिस लाठीचार्ज कर लोगों को तितर बितर करने में सफल हो गई थी। चंद्रशेखर को ऐसे में कुछ ना सूझा तो सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर उठाया, उसे गोरे ऑफिसर के माथे पर निशाना ताककर पत्थर फेंक मारा। निशाना अचूक लगा। पुलिस ऑफिसर का माथा फटा, वह लहूलुहान होने लगा। उसके बाद चंद्रशेखर के आक्रोश को काफी जुनून मिला। उसने भारतीयों पर लाठीचार्ज के फलस्वरूप बहने वाले खून का कुछ तो बदला लाठीचार्ज का हुक्म देने वाले गोरे ऑफिसर से ले लिया था। ऐसा हो चुकने के बाद चंद्रशेखर को साथी लड़के वहां से भगा ले गए थे जिससे वह पुलिस के हाथ ना लग सके। वे साथी विद्यार्थियों में हीरो बन गए थे। उनसे कम उम्र के विद्यार्थियों पर से उनकी विद्वता, देश प्रेम की बातों और ज्ञान का प्रभाव तो था ही। उस दिन की घटना के बाद वे अपने से काफी बड़े उम्र के छात्रों में हीरो हो गए थे। हर कोई उनके साहस, अचूक निशाने और अंग्रेजों से बदला लेने की घटना की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। जुलूस का नेतृत्व और गिरफ्तारियां। सन 1921 को विदेशी बॉयकॉट का आंदोलन रुकने का नाम न ले रहा था। काशी में किसी न किसी कोने से हर दिन 1-2 जुलूस स्वाधीनता के दीवाने निकलते, विदेशी वस्त्रों की होली जलाते, पुलिस से घिरते, लाठी डंडे खाते, गिरफ्तार होकर जेल जाते। भारत माता की जय के नारों से आकाश गूंज हो उठा। लोगों में नया जोश उबाल खाने लगता। काशी विद्यापीठ के छात्रों ने भी एक रात चुपचाप छात्रावास में सभा की। तय पाया गया कि वे भी जुलूस निकालेंगे। जुलूस का नेतृत्व चंद्रशेखर को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। चंद्रशेखर ने अगले दिन की योजना छात्रों को दे दी। योजना यह बनी कि रातों रात तिरंगे का इंतजाम हो। अगली सुबह छुपाकर तिरंगे को छात्रावास से बाहर ले जाया जाए। 1-1, 2-2 करके छात्र घूमने टहलने के अंदाज में छात्रावास से बाहर जाए और अमुक सुनसान स्थान पर एकत्र हो जाए। और जब सभी जुलूस निकालने वाले छात्र एकत्र हो जाए
तो एकदम से झंडा फहराते हुए जुलूस सड़क पर आकर प्रशासन का चैन हराम कर दें। अगले दिन इशारों इशारों में सुबह से ही पूरी तैयारी की बात छात्रों में तय हो गई। यह योजना गुपचुप इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय तक अवसर छात्रों और युवतियों को आंदोलन में शिरकत करने की योजना कांग्रेस के नेताओं में तैयार न हुई थी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आंदोलन जुलूस सत्याग्रह में सिर्फ वयस्कों की ही शिरकत की बात तय हुई थी। उस दिन निश्चित स्थान पर सभी साथियों के एकत्र होने पर 15 वर्षीय अल्प युवा चंद्रशेखर ने तिरंगा झंडा एक हाथ से साधा, दूसरा हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों ने एक स्वर में दोहराया, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जुलूस के समय चंद्रशेखर गिरफ्तार हो गए। चंद्रशेखर के बदन पर जब पहली बेत पड़ी तो चंद्रशेखर ने दहाड़कर नारा लगाया, वंदे मातरम। एक ही बेत ने उनकी खाल उधेड़ दी और खून छलक आया था, मगर चंद्रशेखर की दृढ़ता बरकरार थी और आंखें सुर्ख थी। पुनः बेत पड़ी, पुनः वंदे मातरम का नारा बुलंद हुआ। आरंभिक 10 बेतों तक चंद्रशेखर वंदे मातरम कहते रहे। 11वीं बेत लगते ही उनके मुंह से निकला, महात्मा गांधी की जय। अंतिम बेतों तक वह महात्मा गांधी की जय ही बोलते रहे। इतनी कम उम्र के युवक प्रायः 15 बेत खाकर बेहोश हो जाते अथवा पीड़ा से चीख पड़ते, परंतु राष्ट्र प्रेम की भावना से पूरी तरह भर चुके चंद्रशेखर ऐसी मिट्टी से बने थे कि उनकी कमर से लहू बह रहा था, खाल उधड़ चुकी थी, किंतु फिर भी वह चीख नहीं रहे थे। ना ही उनके चेहरे पर पीड़ा के भाव थे और ना ही आंखें नम थी। सजा पूरी कराने के बाद पुलिस और जेल अधिकारियों ने उन्हें जेल के गेट से बाहर ढकेल दिया। चंद्रशेखर जब बेत खाकर जेल के गेट से बाहर निकले तब तक उनके साहस की चर्चा पूरी नगर में फैल चुकी थी। जेल के दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा थे। वे चंद्रशेखर को अपने कंधों पर उठाकर शहर में ले गए। सारे शहर में उनका जुलूस निकाला गया। एक सभा में उनका चित्र भी लिया गया। चंद्रशेखर आजाद की जय के नारे भी लगाए गए। बनारस में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया जिसमें अनेक लोगों ने चंद्रशेखर के स्वागत में भाषण दिया। भाषण के बाद चंद्रशेखर को मंच पर खड़ा किया गया। उनके छोटे होने के कारण लोग दूर से ही उन्हें ठीक प्रकार से देख नहीं पा रहे थे। जब लोगों ने देख ना पाने का शोर मचाया तो आजाद को मेज पर खड़ा किया गया। उनकी जय जयकार के नारों से वातावरण गूंजने लगा। लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने कहा, मेरे माता पिताओं और मेरे हमदर्दों, मेरे सहयोगियों, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। आज मैं आपके सामने एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। अंग्रेजी सरकार ने एक बार तो मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी, मगर आगे वह कभी मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं डाल सकेगी। आज आजाद आप सभी लोगों के सामने इस बात की प्रतिज्ञा करता है। भारत माँ के इस वीर सपूत ने अपनी प्रतिज्ञा को अपने अंतिम समय तक निभाया तथा जीवित अवस्था में कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आ सके। शहादत के बाद भी वे उनसे इतने भयभीत थे कि उनकी मृत देह तक पहुंचने से पूर्व कई प्रयत्नों से तसल्ली करनी पड़ी थी, तब जाकर उनके पार्थिव शरीर को छू पाने का साहस दिखा पाए थे। क्रांतिकारी दल के सदस्य अमीर लोगों के पुत्र नहीं होते थे, वे सभी सामान्य अथवा गरीब घराने के होते थे। दरअसल युवकों को दल में प्रवेश कराने के लिए उनकी जेब नहीं बल्कि उनके उत्साह, जोश व देशभक्ति की भावना को तौला जाता था। दल के सभी सदस्य तन मन धन से दल को समर्पित थे, पर अपना सब कुछ दल को अर्पण करते भी धन इतना नहीं हो पाता था कि दल का साधारण काम भी चलाया जा सके। धनवानों अथवा दूसरों लोगों से प्रार्थना करने पर भी उनसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी। प्रायः लोग क्रांतिकारियों की प्रशंसा करते थे, परंतु जब उनसे सहायता मांगी जाती थी तो वे कन्नी काट जाया करते थे। क्रांतिकारियों को कोई भी कार्य बिना हथियारों के संभव नहीं था। हथियार गैर कानूनी ढंग से 1.5 गुना पैसा देकर खरीदे जाते थे।
धनवानों के क्रांतिकारियों से कन्नी काटने की मूल वजह उनकी गतिविधियां थी। वे हिंसा के जरिए आजादी पाने के रास्ते पर चल पड़े थे, जबकि गांधी का देश को आह्वान अहिंसा के जरिए आजादी हासिल करने का था। ऐसे में सवाल था, पैसे आते कहां से? क्रांतिकारी धन के अभाव से दल के काम स्थगित करने के लिए तैयार नहीं थे। यदि लोग सीधी तरह से पैसे ना देते तो धनवान लोगों से जबरदस्ती छीना जाए, ऐसी योजना बनाई गई। भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दल के कार्यों में जुट गए। काम जोरों से चलने लगा। इस दल ने पहला काम एक अंग्रेजी पर्चा छपवाकर बांटने का किया। यह पर्चा रंगून से लेकर पेशावर तक गुप्त रूप से सभी जगह बांटा गया था। बनारस में भी पर्चे बांटे गए। आजाद ने इसमें बड़ी सफलता पाई थी। एक शिक्षा संस्था के अधिकारी सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि स्कूल के प्रत्येक रजिस्टर के अंदर एक एक पर्चा निकल रहा है। यह देखकर वे दांतों तले उंगली दबाकर रह गए कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। यह सब आजाद की करामत थी। उन्होंने ही इस बात की व्यवस्था की थी। उन्होंने इस संस्था के चपरासी को अपना चेला बना लिया था और स्कूल रजिस्टरों के भीतर पर्चे रखने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे आजाद और बिस्मिल का संपर्क। तब तक के लिए धन्यवाद।